गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों आवाज क्लियर है मेरी? यस सर। अच्छा, ये व्हाट्सएप ग्रुप का अभी तक प्रॉब्लम है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इमीडिएटली एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ एंड आई विल सेंड यू गाइस द लिंक ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप में 257 से ज्यादा नहीं आ सकते और आपका काउंट ज्यादा है। ठीक है, ग्रुप का नाम क्या रखा जाए? न्यूमेड। न्यूमेड न्यूमेड मुंबई, है ना? सभी मुंबई के बैचेस हैं एंड पुणे। हाँ सर। और इसका लिंक मैं भेज देता हूँ। चैट में भेजूं अभी? या व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूं? तुम सबको मिल जाएगा? व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज देना। हाँ, मैं भेज रहा हूँ। टेलीग्राम एक्चुअली मैं यूज नहीं करता ज्यादा। इसमें इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है कहीं इनवाइट करने का। ऐड मेंबर का ही ऑप्शन है, इनवाइट टू ग्रुप वाया लिंक।
ठीक है, जरा ट्राई करना, मैंने ग्रुप पे भेजा है, उसे क्लिक करने से हो रहा है ज्वाइन। हाँ हाँ सर, हो रहा है। ठीक ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कितने भी लोग आ जाओ। हाँ, इसमें मेरा भाई भी एडेड है, क्योंकि मेरे पास डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं था कोई ऐड करने के लिए। तुम में से तो किसी का नंबर सेव नहीं था, तो ही इज आल्सो देयर। कहेगा मुझे फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं। सर न्यू मेड मुंबई है ना ग्रुप का नाम? न्यू मेड मुंबई लिख दिया था मैंने, चेंज कर दूं? ओके। फ्लैश महाराष्ट्र कर देता हूँ। ऐसे जो व्हाट्सएप पे वही आपका सर नाम जो लिखेगा अंशु वो भी लिख सकते हैं ना तो? क्या लिखा है व्हाट्सएप पे? न्यू मेड है ना, आगे कुछ और भी है? आपने आपका नाम लिख। अच्छा, न्यू मेड अंशु हाँ अंशु हाँ हाँ, वही अंशु लिखता हूँ, सर वही का है। लिखता हूँ। अंशुल फिजिक्स, एजीपी फिजिक्स, एजीपी 21-23 पे लिख दो, बैच कौन सा है पता चले। 21-23। हाँ, क्योंकि अब सारे ही इवेंचुअली मुझे लगता है इस पे आने लग जाएंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, तो सर अभी आप यहाँ पे ही सब भेजोगे कि आप व्हाट्सएप पे ही भेजोगे? तुम लोग बताओ, एक ही जगह रखेंगे, कंफ्यूजन क्यों नहीं करेंगे? सर, क्योंकि ज्यादा लोग टेलीग्राम से ज्यादा व्हाट्सएप यूज करते हैं ना इसलिए। तो दोनों जगह भेज दोगे प्लीज, मुझसे कुछ रीजन है ज्वाइन नहीं हो रहा। मैं तुमको ब्लॉक किया होगा पहले, कभी तुमने स्पैम किया था मुझे? नहीं सर, कभी नहीं। मेरा वेब पेज ही नहीं खुल रहा, वो बोल रहा है मजाक वेब कर पेज रहे नॉट हो। अवेलेबल। वो टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद ही अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा ओके। ठीक है, चलो देख लेंगे, बाद में डिस्कस कर लेंगे। दोनों जगह भेज दूंगा, नहीं तो उस पे तो भेज ही दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे तो भेज ही दूंगा, वो तो आदत में है। ठीक है। टेलीग्राम में अपडेट भेजेंगे, क्या अपडेट भेजना है दीपक? देखो, उधर 257 का बैच है ना, यहाँ पर आई एम प्रिटी श्योर कि 150 भी नहीं जाएंगे, बस उसमें ज्वाइन कर रखा है लोगों ने। अच्छा, जूम लिंक इस पे कैसे भेजूंगा मैं? कॉपी कैसे करूंगा? अच्छा, हाँ हाँ, लैपटॉप पे व्हाट्सएप ओपन करके फिर कॉपी करके लिंक इस पे भेज सकता हूँ। टेलीग्राम में लिमिट कितनी है सर लोगों की? टेलीग्राम में 20,000 लोगों की शायद लिमिट है। मतलब टेलीग्राम तो मैं लिटरली सभी बैचेस का एक ही बना सकता हूँ, जूनियर सीनियर सबका, लेकिन फिर वो कोई फायदा नहीं रहेगा कोई, मतलब ऑफ कोर्स। ये लो, यहाँ पर चैट में भी भेज रहा हूँ, एवरीवन इन द मीटिंग। ये कॉपी पेस्ट नहीं करने दे रहे। ये रहा। दीपक, ले तेरे को मिल गया लिंक? डन। चलो कुछ पढ़ाई भी कर लेते हैं।
सर हाँ बोलो। सर आपने बोला था ना कि आपको ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर का बोलोगे। एक सेकेंड याद करने दो क्या चल रहा था, हम पढ़ रहे थे। हाँ, ब्लैक बॉडी का ए तो 1 लेना ही है अपने को। यस सर। सॉरी, ब्लैक होल का A1 लेना है ना हमको। हाँ सर। हाँ, तो ई भी 1 ही लेना है उसका, ठीक है। ओके सर। हाँ तो सर लैम्प ब्लैक से भी ज्यादा आइडियल ब्लैक बॉडी तो ब्लैक होल ही हुआ। हाँ, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं है ना, मतलब हम रियल लाइफ में उसको यूज नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो अब वी हैव टू डू एक्सपेरिमेंट, तो हम किससे करेंगे? लैम्प ब्लैक से ही करेंगे। गॉट इट। और ये सब करा दिया मैंने, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी करा दिया। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैंने लाइन से लिखाने की 1-2 बार कोशिश की होगी, होपफुली तुम खुद से लिख पाओगे, ठीक है। डू यू वांट मी टू राइट देम ऑन अ पेज अगेन, और कैन यू डू इट योरसेल्फ? सर व्हाट सर? सारे फॉर्मूले जो हुए इसमें, वो एक पेज पे लिखूं या खुद से कर लोगे तुम? एक जगह तुम्हें लिखने पड़ेंगे। सर आपने ऑलरेडी लास्ट क्लास में मुझे तो लिखा था सर आई थिंक। ठीक है, लेक्चर के बाद रे ऑप्टिक्स एंड इसका नोट भेज दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो एक और चीज हमारा रह गया रेडिएशन में, दैट इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है? बेसिकली हमने अभी तक बॉडी की टोटल एमिसिव पावर कैलकुलेट करना सीखी है, कि हमें बॉडी से जितने भी रेडिएशन निकल रहे हैं वो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी निकल रही है वो हमें कैलकुलेट करना सीख लिए। तो वी हैव एमिसिव पावर which is E sigma T raised to power 4, and we have power radiated also, which is very similar in expression but slightly different. This is total power radiated from a body, it is E sigma A T raised to power 4, ठीक है। तो हमें ये पता है if some object we have at temperature T, इससे रेडिएशन बाहर निकलता है। ये अपने को पता है कि जो रेडिएशन है वो सारे के सारे रेडिएशन एक जैसे नहीं होते। कुछ रेडिएशन बड़ी वेवलेंथ के होंगे, कुछ छोटी वेवलेंथ के होंगे, कुछ और छोटी वेवलेंथ के हो सकते हैं। तो अभी अपने वेवलेंथ से रिलेटेड कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, हो सकता है केमिस्ट्री में पढ़ा हो, लेकिन एक एक सिंगल वेवलेट की अगर एनर्जी निकालनी हो तो एक फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू hc/λ। ये हम थोड़ा सा आगे फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर केमिस्ट्री में ऑलरेडी देख लिया तो बहुत अच्छी बात। दिस इज एनर्जी ऑफ अ सिंगल वेवलेट। सिंगल वेवलेट को क्या बोलते हैं? सिंगल पैकेट ऑफ वेव इज कॉल्ड फोटॉन, ठीक है। तो एक सिंगल उसकी अगर एनर्जी निकालनी हो तो वो आती है E इक्वल्स टू hc/λ। एक और फॉर्मूला भी होता है इसका, E इक्वल्स टू h न्यू लिखते हैं उसको। न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, लैम्डा वेवलेंथ होती है। लैम्डा क्या होती है? वेवलेंथ। ठीक है, हर एक वेव की एक वेवलेंथ होती है। तो मुझे बस इतना बताना है कि अगर वेवलेंथ छोटी है, स्मॉलर वेवलेंथ will correspond to और एनर्जी। higher energy, more energy, ठीक है। मतलब एक मैंने EM वेव का स्पेक्ट्रम सा भी बना के दिखाया होगा शायद, तो उसमें सबसे ऊपर जो था वो था गामा। वो सबसे ज्यादा एनर्जी के थे बेटा, और उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, वेवलेंथ लेस देन 0.1 एंगस्ट्रॉम होती है। 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 होता है, उसका भी 0.1 से भी छोटी वेवलेंथ होती है। एक्सरेज होती है, उसके बाद एक्सरेज
इनसे थोड़ी सी बड़ी वेवलेंथ आती है, 1 to 10 एंगस्ट्रॉम की रेंज में आती है। ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज है एग्जैक्टली। फिर यूवी आती है, फिर लाइट आती है हमारी जो हम देख पाते हैं, फिर इंफ्रारेड आती है, फिर रेडियो वो माइक्रो आती है, फिर रेडियो। तो ऑल दीज वेव्स में यहां पर वेवलेंथ जो है वो मिनिमम होगी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। मतलब एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के उल्टे चलती है, तो यहां पर वेवलेंथ विल बी मिनिमम और यहां पर वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम। ओके, तो दिस इज लाइक सम जनरल नॉलेज अबाउट वेव्स, ईएम वेव्स, ठीक है। ओके, तो बहुत सारे वेवलेंथ निकलते हैं, अलग अलग तरह की वेवलेंथ, अलग अलग वेव्स निकलती है जब कोई बॉडी हीटेड होती है। तो जो अलग अलग वेव्स निकलते हैं, अगर मैं उनको स्टडी करना चाहता हूं कि कौन कौन से वेवलेट बाहर निकल रहे हैं, तो मुझे एक और ग्राफ बनाना पड़ेगा, जिसमें मैं क्या ग्राफ बनाऊंगा, द साइट फॉर द लिंक क्रैश। टेलीग्राम क्रैश करा दिया तुम लोगों ने, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। देखते थोड़ी देर में इसको। तो मैं अभी बता रहा हूं कि अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हमें अलग अलग वेवलेंथ पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी एमिट हुई, ठीक है। तो वी ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ एनर्जी एमिटेड, एमिसिव पावर फॉर एवरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वेवलेंथ। मेरे कहने का मतलब है कि हर एक वेवलेंथ के लिए हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, वी हैव टू ड्रॉ फॉर एवरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वेवलेंथ। इसका क्या मतलब है, ऐसे समझो कि लेट्स से मैं बोलूं कि हमारे कंट्री में तुम अलग अलग एज ग्रुप का, किस एज के कितने लोग हैं उसका ग्राफ बनाओ। तो तुमने ग्राफ बनाना शुरू किया, 1 ईयर के कितने हैं, 2 ईयर के कितने हैं, 3 ईयर के कितने हैं, 4 के कितने हैं, तो तुम अप टू सम 100-120 नंबर तक जाओगे जहां तक लोग मिलेंगे तुम्हें। तो लेट्स से ये बच्चों का ग्राफ बनाना है। तुमने बोला कि सर मेरे को, अगर यहाँ पे तुम नंबर ऑफ किड्स लोगे और यहाँ पर तुम उनकी एज लोगे, तो से सर 1 ईयर के मेरे को 2 लाख बच्चे मिले, 2 ईयर के मेरे को 3 लाख बच्चे मिले, 3 ईयर के कुछ और, 4 ईयर के कुछ और, ऐसे ऐसे अलग अलग मेरा ग्राफ बना, ठीक है। तो व्हेन आई ऐड ऑल दीज वैल्यूज, सम किड्स विल बी रिमेनिंग, कुछ बच्चे रह जाएंगे, छूट जाएंगे। क्यों छूट जाएंगे, क्योंकि अगर तुम सबसे पूछोगे कि बेटा 5 साल के कितने बच्चे हैं, तो एक्चुअली सारे किड्स विल नॉट बी काउंटेड, बिकॉज कुछ बच्चों की एज 4.5 भी होगी, कुछ की 4.8 भी होगी, कुछ की 4.2 भी होगी। तो इन बच्चों को कहाँ काउंट करोगे, 4 में या 5 में, राइट। दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ प्रॉब्लम। कि अगर तुम एक्यूरेसी पे गए कि आज के दिन पे 4 साल जिनकी एज है मैं उनको काउंट करूंगा, तो तुमने जिनकी 4 साल और 2 दिन भी एज है वो भी सब छूट गए, तो लिटरली बहुत ज्यादा गलती हो जाएगी कैलकुलेशन में। तो व्हाट यू विल डू, यू विल से कि एक काम करते हैं सर, जो भी आज की डेट में 4 साल का हो चुका है और 5 का नहीं हुआ है, मतलब ये पूरी रेट, उसको मैं 4 ईयर में काउंट करूंगा, तभी मेरे सारे काउंट आ पाएंगे। विच इज ऑब्वियस ऑल्सो। अगर मैं तुमसे पूछूं अभी कि तुम्हारी एज क्या है, तो तुम प्रोबेबली बोलोगे 16 या 15, जबकि हो सकता है तुम्हारी एज 15 साल और 11 महीने हो। तो जब तुमने बोला कि मैं 15 साल का हूं, तो तुमने पूरे 11 महीने की गलती करी, राइट। तो आइदर यू लूज ऑन एक्यूरेसी और यू लूज ऑन डेटा। तो अगर मैं साइंटिफिकली कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो मैं पता है क्या करूंगा, तो मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करूंगा कि भाई जो लोग 3.5 की एज से बड़े हैं और 4.5 से छोटे हैं, इन सबको मैं कहाँ काउंट करूं, टेक्निकली इन सबको मैं 4 ईयर में काउंट करूं। सो नाउ मैं जो ग्राफ बना रहा हूं, जो नंबर ले रहा हूं, वो 4 साल की एज वाला नहीं है, दैट इज
in a range of 3.5 to 4.5। मैं इन सबको 4 साल का मान रहा हूं, आ रही बात समझ में? तो ऐसे ही अगर मैं पर्टिकुलर वेवलेंथ पर वैल्यूज लूंगा एमिसिव पावर की, इस वेवलेंथ की कितनी वेव्स निकली, इस वेवलेंथ पे कितनी एनर्जी गई, कितनी एनर्जी इस वेवलेंथ की वेव से बनी है, तो मेरे बहुत सारे वेवलेंथ छूट जाएंगे, बहुत सारे फोटॉन्स छूट जाएंगे, क्योंकि ये वैल्यूज इतना आसान नहीं है 1 2 3। ये वैल्यूज फ्रैक्शन में जाएंगी। ये है मान लो 1 मिलीमीटर की वेव, फिर मैंने अगली ली 1 मान लो 2 मिलीमीटर की वेवलेंथ, तो तुम बोलोगे सर इनके बीच में तो हजारों करोड़ों वेव्स आ रही है। ठीक है, आप 1 मिलीमीटर से छोटा होगा 1 माइक्रोमीटर, 10,000 माइक्रोमीटर वाली वेव्स होंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उससे भी छोटा होगा 1 नैनोमीटर, उससे भी छोटा होगा 1 एंगस्ट्रॉम। सर ये सारी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करोगे इनके बीच आप? सो द ऑब्वियस वे आउट इज कि इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग ग्राफ और डिस्क्रीट वैल्यूज, आई ड्रॉ ग्राफ इन अ रेंज बेस्ड मेथड। तो ये जो डीई बाई डी लैम्डा लिखा है ना मैंने, डीई बाई डी लैम्डा, दिस इज, सर हाँ बोलो। सर वो ए लैम्डा क्या है? एमिसिव पावर अच्छा ओके। एट लैम्डा वेवलेंथ, और शुड आई से नियर बाई लैम्डा वेवलेंथ, इसको Okay. बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ठीक है, इसको प्रॉपर टर्म दिया है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। क्या होता है ये है एमिसिव पावर फॉर अ वेरी स्मॉल रेंज ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट चेंज ऑफ वेवलेंथ। समझ में आई बात? सर मतलब ऑब्जेक्ट वही है बट उसके वेवलेंथ को ले रहे हैं। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट से बहुत सारी वेवलेंथ निकल रही है ना, तो हाँ सारे सर। ब्लू वालों का ग्राफ एनर्जी एक जगह पॉइंट करेंगे, सारे येलो वालों का एनर्जी एक जगह पॉइंट करेंगे। समझ रहे हो? यस सर सारे समझा। रेड वालों का अलग जगह पे पॉइंट करेंगे, तो सबको मार्क करेंगे। और मैंने बोला कि सबको मार्क कर नहीं सकते, तो एक रेंज बेस्ड जैसा काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। इट इज एमिसिव पावर पर यूनिट चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है, हर एक फ्रैक्शन ऑफ वेवलेंथ के लिए यहाँ पर एक छोटा सा फ्रैक्शन बनाया, इतना बड़ा नहीं, बहुत छोटा होना चाहिए। कितना छोटा? डी लैम्डा जितना छोटा, और उस रेंज में जो एनर्जी एमिट हो रही है उसको यहाँ मार्क किया। इज दैट क्लियर? यस। तो ये जब मैंने ग्राफ बनाया तो मैंने देखा कि एनर्जी जो है वो क्या फॉर्मूला था, E इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा। तो इफ लैम्डा टेंड्स टू 0, एनर्जी किधर पहुंच जाएगी? तो लैम्डा टेंड्स टू 0 पर कोई वेवलेंथ नहीं होगी, इनफाइनाइट एनर्जी वाला कोई फोटोन एमिट नहीं होगा। मतलब इनफाइनाइट एनर्जी कैसे हो सकती है? ठीक है, तो इनफाइनाइट वाला ग्राफ या तो 0 रखेंगे हम, या फिर यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाएंगे ऐसे ग्राफ। फिर फाइनाइट वैल्यूज पर वैल्यू बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, लेकिन देयर मस्ट बी अ मैक्सिमा काइंड ऑफ थिंग। क्यों? क्योंकि ऐसे समझो कि अगर मैं बोलूं कि इन अ कंट्री ड्रॉ अ ग्राफ हर किसी की इनकम का, कि इनकम वर्सेस पीपल का ग्राफ ड्रॉ करो, तो तुम इस चीज को समझते हो कि सर 10,000 जिनके अकाउंट में आते हैं हर महीने उनका नंबर आएगा, 20,000 जिनके अकाउंट में आते हैं उनका कोई नंबर आएगा, तो 0 जिनके अकाउंट में आते हैं, होपफुली ऐसे कोई लोग नहीं है इस दुनिया में, मतलब एटलीस्ट वर्किंग एडल्ट्स 10K 20K। ठीक है, ऐसे करके ग्राफ बनाया और फिर वो ग्राफ नीचे हो जाएगा, क्योंकि एक लिमिट के बाद इट कैन नॉट कीप ऑन इंक्रीजिंग। देयर मस्ट बी, किसी भी कंट्री के लिए देयर मस्ट बी मे बी 1 लाख, जो एवरेज नंबर आएगा करीब करीब जितना लोग कमाते हैं। ठीक है, जितना मैक्सिमम लोग अर्न करते हैं, तो 1 लाख पे लेट्स से दे दिया था मैक्सिमम। तो ऐसे ही
for any body radiating temperature, there must be some wavelength. There must be some wavelength, lambda not बोल रहा हूँ, which corresponds to maximum amount of radiation. एक्सक्यूज मी सर, आई थिंक किसी का माइक ऑन है. एक सेकंड कर दिया आपने, ठीक है. तो देयर मस्ट बी फॉर एनी बॉडी जो हीट रेडिएट कर रही है, जैसे इसी में देखें तो टेक्निकली मैंने मान लो ये बॉडी येलो वाले कलर के रेडिएशन सबसे ज्यादा एमिट कर रही है, तो येलो की वेवलेंथ पर इसका मैक्सिमा आएगा. ओके, so what is this wavelength? Is it the wavelength with maximum energy? No, this is a wavelength at which maximum amount of radiation is occurring. मतलब अगर उस बॉडी ने 100 रेडिएशन दिए तो उसमें से मे बी 30 या 40 रेडिएशन इस वेवलेंथ के आसपास होंगे. बाकी सभी वेवलेंथ पे किसी पे 10, किसी पे 5, किसी पे 1, किसी पे 2. आई बात समझ में? हाँ सर. So when we heat up a body, it radiates energy and the radiations are distributed among different wavelength. ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ के अलग अलग अमाउंट ऑफ रेडिएशन होता है बॉडी से, लेकिन हर एक बॉडी के लिए देयर इज अ पर्टिकुलर वेवलेंथ which corresponds to maximum amount of radiation. ठीक है, सो पहले तो ये चीज समझ में आना चाहिए कि ग्राफ किस चीज का है. इसको नोट डाउन करो. ठीक है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर. व्हाट इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर? एमिसिव पावर. हाँ, तो यहाँ पे जो हम लोग ने y एक्सिस पे डी ई वाई बाय डी वाई सॉरी डी ई लैम्डा अपन डी लैम्डा लिया है, तो वो हम लोग कोई पर्टिकुलर रेंज के लिए ले रहे हैं जो भी नेग्लिजिबल ही रहेगा ना, ऑलमोस्ट वो रेंज. हाँ, वो रेंज बहुत छोटी ही रहेगी. हाँ सर. है ना, इसीलिए डी लैम्डा की वैल्यू भी बहुत छोटी ही रहेगी और इसीलिए मैंने उसका डिवाइड कर दिया डी लैम्डा से ताकि वो एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए. ओके सर. ओके, डी लैम्डा छोटा रहेगा इसलिए फिर ज्यादा कवर हो पाएगा. हाँ, डी लैम्डा अपॉन डी लैम्डा बिकम्स अ फाइनाइट वैल्यू. जैसे डी वाई बहुत छोटा है, डी एक्स बहुत छोटा है, बट डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट छोटा. ओके, हाँ सर. सर ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से ही सिमिलर वैसा दिख रहा है लेकिन ये एग्जैक्टली वो नहीं है. ओके, ओके सर. हाँ, पर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर पढ़ा है तुमने? हाँ हाँ सर. सर. हाँ, तो उसमें ये होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स अगर बहुत ह्यूज नंबर में है तो बहुत कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी थोड़े से होते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी थोड़े से होते हैं, ज्यादातर बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. हाँ सर, वो यूएमपी. यूएमपी है. ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रेडिएशन निकल रहे हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी वाले रेडिएशन भी बहुत कम है और बहुत कम रेडिएशन एनर्जी वाले रेडिएशन भी बहुत कम है. ज्यादातर रेडिएशन बीच में कुछ मिड में वैल्यूज है उनकी. ओके, ओके सर. ठीक है, हम ये लिख सकते हैं अ हीटेड ऑब्जेक्ट radiates a huge number of EM waves, a huge number of EM waves distributed in a range of different wavelengths.
ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया। सर एक मिनट। यस सर हो गया। ओके, तो अभी तक मैंने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ तो बताया ही नहीं। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ दिस एक्चुअली टेल्स मी कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, जब भी मैं किसी बॉडी के लिए सभी वेवलेंथ की एमिसिव पावर कैलकुलेट करके उसको ग्राफ पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो मैंने बॉडी का टेम्परेचर कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे लिया हो, राइट? 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, पूरा ग्राफ जो बनाया होगा वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर बनाया होगा, टी नॉट, ठीक है, टी पर। और टी टेम्परेचर पर मैंने देखा कि बॉडी ये वाली वेवलेंथ सबसे ज्यादा एमिट कर रही है, ठीक है। मान लेते हैं इस टी टेम्परेचर पर बॉडी जो है वो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ को मैक्सिमम रेडिएट कर रही है, ठीक है, ये वाली वेवलेंथ सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, मैक्सिमम रेडिएशन, ठीक है। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि लैम्डा नॉट इनटू टी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अगर बॉडी का ज्यादा हीट करूंगा, तो ये ग्राफ पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने टेम्परेचर से टी से 2T पे ले गया, तो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडिएशन जो है ये कितनी हो जाएगी? लैम्डा नॉट बाई 2। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अगर आपने बॉडी को हीट किया तो अब बॉडी ज्यादा हीट रेडिएट करना चाहेगी, राइट? यस सर। है ना? इनफैक्ट टेम्परेचर डबल करने पर वो कितनी ज्यादा हीट रेडिएट करनी है उसको? 16 टाइम्स ज्यादा रेडिएट करनी है, हीट रेडिएट करनी है। समझ में आती है बात? हाँ सर। क्योंकि वो T4 पावर रेडिएटेड टी की पावर 4 के टर्म्स में जाती है। तो अगर आपने टेम्परेचर डबल किया तो 16 टाइम्स ज्यादा हीट रेडिएट करनी है। तो अगर आपको ज्यादा हीट रेडिएट करनी है तो आप कौन से रेडिएशन देना चाहोगे बाहर? कम वेवलेंथ वाले। कम रेडिएशन वाले, ज्यादा एनर्जी वाले। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरी वेवलेंथ एमिट करना बंद कर दोगे, इसका ये मतलब है कि आप छोटी वेवलेंथ ज्यादा एमिट करोगे। इज दैट क्लियर? हाँ सर। ठीक है। अभी यू आर ए स्टूडेंट, आपकी कुछ पॉकेट मनी होगी, आप पैसे खर्च करते हो, तो यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी गिविंग आउट 100 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट, ठीक है। कल को आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, डॉक्टर बन गए, ठीक है, ठीक है, और बड़े चले जाते, बिल्डर बन गए कल को आप, तो आप कौन से नोट्स में डील करोगे? यू विल बी डीलिंग विद द नोट ऑफ 2000 रुपीज मोस्टली। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप 10 का नोट यूज करना बंद कर दोगे, बस यू विल बी डीलिंग मोर इन दोज नोट्स। आई बात समझ में? यस सर। तो द ग्राफ शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड्स एंड अपवर्ड्स,
ठीक है, अपवर्ड क्योंकि सभी रेडिएशन अब पहले से ज्यादा होंगे, और लेफ्टवर्ड बिकॉज छोटे रेडिएशन पहले के कंपेयर में ज्यादा होंगे। समझ में आई बात? सर आपने अपवर्ड के लिए क्या रीजन बोला? हाँ सर, बोल सकते हो। सभी रेडिएशन पहले से तो ज्यादा अमाउंट में ही होंगे ना। कोई भी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे पहले आप अगर 100 कर रहे थे तो नंबर ऑफ अब आप पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएगा ना 200 400 500 करोगे, अच्छा हाँ सर, है ना। हाँ कोई भी सर, पर्टिकुलर वेवलेंथ लोगे तो उस पर अब आप पहले से ज्यादा एनर्जी एमिट कर रहे होगे। ठीक है, यस सर, तो क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ा दिया, आप रिच हो गए तो आप हर नोट पहले से ज्यादा खर्च या करोगे, सर, हाँ। पर अब आप बड़े नोट अपने कंपैरिजन में ज्यादा खर्च करोगे बाकी नोट्स के कंपैरिजन। यस सर। ओके सर। इज दैट हाँ, क्लियर? यस यस सर, मनी वाली एनालॉजी बेस्ट है इसमें, ये मेरी ही बनाई हुई है, कहीं नहीं सुनोगे। ठीक है, तो ये समझ में भी आएगी, याद भी रहेगी कि इफ यू गेट रिच यू स्पेंड ऑल द नोट्स मोर बट यू स्पेंड द बिगर नोट्स कंपैरेटिवली मोर। इज दैट क्लियर? तो ग्राफ Yes. यस सर, ऊपर भी शिफ्ट होगा और लेफ्ट में भी शिफ्ट होगा, मतलब मैथ से तो समझ में आता ही है। ठीक है। ठीक है, मैथ से तो समझ में आता ही है, मैथ तो सिंपल है। लैम्डा नॉट टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मैं अभी लॉ भी लिखा दूंगा विच लिटरली टेल्स अस कि लैम्डा 1 T1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 T2। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो लैम्डा कम हो जाएगी, तो ग्राफ तो ऐसे दिख गया। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, इसका स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। द इट सेज दैट एज पर दिस लॉ, लिख लो साथ में, एज पर दिस लॉ द प्रोडक्ट ऑफ wavelength corresponding to maximum emissions या रेडिएशन, कुछ भी लिख लेना, ठीक है, एक ही टर्म लिखना, दोनों मतलब corresponding to maximum emissions and temperature of the body remains constant. ओके, बाकी मैथ्स तो यही है, लैम्डा नॉट टी कांस्टेंट या लैम्डा 1 T1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 T2, इसी से अपना सॉल्व हो जाएगा जो भी आएगा। नोट डाउन कर लिया है? राइटिंग सर। हाँ, लिख लो फिर बता, थोड़ा सा और समझाना है। ओके, थोड़ा सा और समझाना है, इधर देखना। ये वाई एक्सिस है हमारी, ये एक्स एक्सिस है। अगर मैं बोलूं कि मुझे एरिया अंडर द कर्व चाहिए, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व चाहिए, तो क्या करना होगा? एरिया अंडर द कर्व के लिए इंटीग्रेट, you have to calculate area under xy curve, तो it will be integration of y dx। यहां पर बड़ा अच्छा है, y जो है वो ऑलरेडी है de by d लैम्डा,
और x जो है वो है डी लैम्डा, तो x जो है वो लैम्डा है, तो dx की जगह डी लैम्डा मल्टीप्लाई किया, तो इट इज जस्ट इंटीग्रेटिंग ऑल द एमिशंस एट डिफरेंट वेवलेंथ। तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी? योर कंप्लीट एमिसिव पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? विच इज Yes, E sir. सिग्मा Yes, sir. t रेज़ टू पावर 4। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने टेम्परेचर डबल किया, ओके, मैंने टेम्परेचर डबल किया, तो एमिसिव ये एरिया अंडर द कर्व कितना टाइम्स आ जाएगा? 16. 16 16 would be the right answer. Very good. सबको ही समझ में आ गया? हाँ सर. ठीक है। हाँ सर. अगर मैं बोलूं कि टेम्परेचर डबल किया तो एरिया अंडर द कर्व एट T1 टेम्परेचर अपॉन एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि अगर कोई एमिसिव पावर बोलेगा तो सब सही मार्क करेंगे, पर एमिसिव पावर की जगह टेम्परेचर के टर्म्स में बोल लेंगे। एरिया अंडर द कर्व एट T1 टेम्परेचर एंड एरिया अंडर द कर्व एट T2 टेम्परेचर विल बी emissive power at T1 टेम्परेचर अपॉन emissive power at T2 टेम्परेचर, और वो क्या रेशियो आ जाएगा? T1 की पावर 4 अपॉन T2 की पावर 4। इज दैट क्लियर टू Yes, एवरीवन? sir. Yes, इस sir. क्वेश्चन में जो हमने अभी अभी किया उसमें इट विल बी T बाई 2T की पावर 4, दैट विल बी 1:16। तो ग्रीन वाले का एरिया अंडर द कर्व कितना होगा? 16 टाइम्स रेड वाले का एरिया, वो येलो वाले का एरिया। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख के कर लेंगे, बट अभी के लिए इतना लिखेंगे। So that is 1/16 times the emissive power, right? एरिया अंडर द कर्व का रेशियो दोनों का 1:16 है, तो येलो वाले का एरिया अगर 1 है तो ग्रीन वाले का 16 होगा। ओके, Yes, sir. पक्का ना? कुछ डाउट? Yes, sir. हाँ, तो इसमें या तो क्वेश्चन इस पर बेस्ड होगा या फिर क्वेश्चन इस पर बेस्ड होगा। Sir, area under the curve into temperature क्यों कर रहे हैं sir? इनटू टेम्परेचर नहीं है वो, मैं सोच ही रहा था कि जरूर कोई ना कोई ऐसे कंफ्यूज होगा बाद में। इट इज नॉट इनटू, एट टेम्परेचर T1, ओके, एट टेम्परेचर T2, गॉट इट? Yes, sir. ये बॉडी का कर्व है एट टेम्परेचर T1 जो मैंने ये बनाया नीचे, फिर ये है कर्व एट टेम्परेचर T2 जो मैंने ऊपर बनाया। गॉट इट? तो दोनों केस में एरिया अंडर द Yes, कर्व sir. का रेशियो T1 बाई T2 की पावर 4 पे आएगा।
ठीक है, एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरी एमिसिव पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट, कंप्लीट एमिसिव पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट। चला जाए आगे। हाँ सर। ठीक है, इसी के साथ आई थिंक हमारा रेडिएशन खत्म हो गया। मैंने वो करा दिया तुम लोगों को, वो मेल्ट कब होता है रजिस्टर, वो ऐसा कुछ कराया नहीं ना? मेल्टिंग No, ऑफ sir. रजिस्टर नो सर। नहीं No, कराया ना? फ्यूज वायर कब मेल्ट होता है, वो वाली चीज कराई थी? नहीं नहीं सर। No, sir. ठीक, वो करा देता हूँ। ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ, सर इस पर जो सम्स आएंगे प्रीवियस टॉपिक में, वो सब वो दोनों फॉर्मूला से रिलेटेड ही आएंगे ना, रेशियो करने का। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे ये दो फॉर्मूला से है। ठीक है सर। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ फ्यूज वायर। तो तुम सबको थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी याद होना चाहिए बस इसके लिए। दैट इज कि जो रजिस्टर होते थे वो दिखने में एक्चुअल में ऐसे नहीं होते। दिस इज जस्ट अ सिंबल ऑफ रजिस्टर। ठीक है, दिस इज अ सिंबल ऑफ रजिस्टर। एक्चुअल में रजिस्टर्स आर लाइक अ स्मॉल कार्बन सिलेंडर्स, इस तरीके से। दिस इज अ टिपिकल रजिस्टर। देखा है तुम लोगों ने रजिस्टर लैब में या yes कहीं? sir, हाँ सर। practical में से sir. छोटा सा ऐसा होता है, इसमें कलर कोडिंग होती है। यहाँ पर 4 या 5 4 स्ट्रिप्स होती है, कभी कभी 3 भी होती है। तो दिस इज द टिपिकल रेजिस्टर। और इसमें से अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, तो इसमें हीटिंग होती है, पता है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। और जो हीटिंग Yes. होती है, पावर ऑफ हीटिंग कितनी होती है, कितनी हीट पर सेकेंड जनरेट होती है, दैट इज, याद है कितना होता है फॉर्मूला उसका? पावर होता है आई स्क्वायर आर। RT. हाँ, मतलब अगर एनर्जी निकालनी है तो आई स्क्वायर आर टी, और 1 सेकेंड की एनर्जी निकालनी है तो आई स्क्वायर आर टी। दिस इज द पावर जनरेटेड, या शुड आई से हीट जनरेटेड पर सेकेंड। पर यूनिट टाइम होना चाहिए, पर चलो पर सेकेंड इन सर द। ये आपने आई स्क्वायर आर कैसे डिराइव किया, एक बार वो वापस बोल दो। इसका कोई मतलब आप भूल गए। डेरिवेशन बस, ठीक है सर। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। v इक्वल्स टू आई आर, हाँ कुछ पढ़ते हैं ओम्स लॉ। सर वो मुझे पता है। और v जो होता है, ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो तुमने नहीं पढ़ा होगा अभी। और वर्क डन आ जाता है क्यू आई आर, और पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो क्यू आई आर अपॉन टाइम, क्यू अपॉन टी, टाइम को लिख सकते हैं करंट, तो हाँ आई सर। ओके सर। ठीक है, इसको भूल Sir, ये जाओ। next year भी है ना? नेक्स्ट ईयर भी प्रूफ नहीं बताते, आज पहली बार मैंने किसी को बताया 8 साल में। ठीक है, तो पता नहीं, ये सब मतलब मान के चलते हैं कि ये सबको पता है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला ही बताते हैं हम लोग, आई स्क्वायर। सीरियसली 8 साल में पहली बार मैंने अभी अभी प्रूव किया इसको। जब शुरू किया प्रूव तो मुझे पता नहीं था कि आ जाएगा इसका आंसर, पर आ गया। तो आई Actually, एक स्क्वायर बार आर, दिखाया था ये वाला, क्या 10th में कराया था इसका proof. 10th में प्रूफ नहीं कराया होगा? हाँ सर 10th कराया में था। सर, आई स्क्वायर सर आर हमको स्क्वायर नहीं बाय था। आर हमने कराया था sir. मैं 10th के बैचेस पढ़ाता नहीं कभी, मतलब बहुत ही कम। तो मैं इसका प्रूफ कभी बताया ही नहीं हूँ, मैंने हमेशा इसको एज वो लिया है कि ये तो पता ही है। ठीक है, तो मैं खुद भी भूल गया था कि इसका प्रूफ कहाँ से आया था, बट ठीक है, सिंपल इनफ। उस पर नहीं जाते हैं अभी, मैं अभी के लिए मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला। अगर किसी को नहीं भी पता है कि हीटिंग होती है रजिस्टर में और कितनी होती है, आई स्क्वायर आर। ठीक है, अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो इसकी यूनिट आएगी इन वॉट्स। वॉट्स मतलब इतने जूल पर सेकेंड हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, सबको समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर। इसकी यूनिट आएगी वॉट्स। वॉट्स मतलब इतने जूल पर सेकेंड एनर्जी इसमें जनरेट होगी, एनर्जी नहीं जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। ओके,
तो बच्चों अगर किसी चीज में हीट जनरेट हो रही है तो क्या होगा? जनरेशन ऑफ हीट उसका क्या कॉज टेम्परेचर करेगा? इंक्रीज करेगा। डेफिनेटली दिस शुड कॉज अ रेज इन टेम्परेचर, ठीक है, दिस शुड कॉज अ रेज इन टेम्परेचर। तो अगर सिर्फ हीट आएगी और कहीं नहीं जाएगी, मतलब सारी की सारी इतनी हीट कौन ये अब्सॉर्ब करता रहे, तो इवेंचुअली इसका टेम्परेचर राइज होके क्या हो जाएगा? ये मेल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। लेकिन इट हैज अ वे ऑफ आउटलेट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि बस आ ही रही है। एवरीथिंग व्हेन गेट्स हीटेड, हीट अगर वो कहीं से पा रही है, इफ इट इज गेटिंग हीट फ्रॉम समवेयर, it has a way of letting it go also, right? It can let the heat out. कैसे? रेडिएशन से। Is that clear to everyone? तो ये जो रेजिस्टर है जब ये हीट होगा तो ये क्या करेगा? पावर रेडिएट भी करेगा, ठीक है। लेकिन जब हीट जनरेशन बढ़ेगा तो पावर रेडिएशन भी बढ़ाना पड़ेगा, और पावर रेडिएशन कब बढ़ेगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? तो टू रेडिएट मोर एंड मोर पावर आउट, इट हैज टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। तो इन जनरल द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एज लॉन्ग एज पावर इनकमिंग इक्वल टू है पावर आउटगोइंग, अदरवाइज इसका टेम्परेचर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो दिस इज टेक्निकली इनकमिंग हीट, एंड आउटगोइंग क्या लिख सकते हैं हम? आउटगोइंग विल बी radiated, that is outgoing, और उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? E सिग्मा A T रेज टू पावर 4, ठीक है। अब तुम बोल सकते हो कि सर एक और इनकमिंग होता था जो आप इग्नोर कर रहे हो अभी, कौन सा वाला? TS वाला टर्म। सो द पॉइंट इज कि ये टेम्परेचर यूजुअली बहुत बड़ा होगा, हम इसको मेल्ट कराने वाले हैं। मेल्ट कराने के लिए मेटल के वायर का टेम्परेचर बहुत ऊपर चला जाएगा, तो वो जो सेकेंड टर्म है ना वो इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। इज दैट क्लियर? Yes. इसलिए वो Yes, सेकेंड sir. टर्म नहीं लिया। यहां पर इनकमिंग इज ड्यू टू करंट एंड आउटगोइंग इज ड्यू टू रेडिएशन, ठीक है। अब एट एनी पॉइंट वी कैन से कि इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। अगर टेम्परेचर T पर मेंटेन्ड है, ठीक है, अभी बढ़ नहीं रहा है, लेट्स से थोड़ी देर के लिए बढ़ नहीं रहा है, मतलब ऑब्जॉर्व नहीं कर रहा ना कुछ, हाँ वो हीट कुछ ऑब्जॉर्व नहीं कर रहा ना रेजिस्टर। हाँ, एट सम पॉइंट हमने मान लिया कि करंट फ्लो हो रहा है और टेम्परेचर इसका T पर मेंटेन्ड है, तो कितना टेम्परेचर होगा हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि बच्चों ये मेल्ट कब होगा, किस करंट पर ये मेल्ट होगा, तो तुम बोल सकते हो सर जो मैक्सिमम करंट है जिसके ऊपर ये मेल्ट हो जाएगा दैट विल करस्पॉन्ड टू कौन सा टेम्परेचर? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। समझ में आ रही है सबको बात? एंड इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पर जब ये पहुंच जाएगा, इस करंट पर जब ये पहुंच जाएगा, देन इट विल स्टार्ट टू मेल्ट। तो हमको हर एक फ्यूज वायर का मटेरियल का क्या पता होता है? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और हमें क्या बनाना होता है? अलग अलग करंट पर वर्क करने वाला फ्यूज वायर। पहले तो ये बताओ फ्यूज वायर की वर्किंग पता है आप लोगों को क्या होती है? वर्किंग इतनी होती है, इट मेल्ट्स सर्किट में करंट इंक्रीज हो जाता है बियॉन्ड एंड प्रोटेक्ट द सर्किट तो सर्किट ब्रेक कर देता। फ्रॉम अ पर्टिकुलर करंट ग्रेटर देन मैक्सिमम सेफेस्ट करंट, जो यूजुअली 6 एम्पियर या 12 एम्पियर घर पे रखते हैं हम लोग,
ठीक है, उससे ज्यादा करंट आता है तो फ्यूज जो है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और सर्किट को और घर के लोगों को और किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करता है। तो वर्किंग समझ में आ गई फ्यूज वायर की? यस सर। हाँ, इट शुड मेल्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट्स इट। और एट इट शुड मेल्ट एट अ पर्टिकुलर करंट। टेम्परेचर से ऐसा कुछ हमें कोई खास मतलब नहीं होता इस करंट पे। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द करंट। अब इसमें अगर मैं और आगे जाऊं तो एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, आर की वैल्यू होती है रो एल बाई ए, पढ़ा है ये भी? हाँ सर। और यहाँ पर ई सिग्मा ए टी रेस्ट टू पावर 4। तो इस सबको इधर लेके आ रहा हूं और आई हैव, हाँ एक चीज और, यहां पर जब रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं तो जो एरिया होता है ना बच्चों, वो ये वाला एरिया होता है। कौन सा एरिया होता है? क्रॉस सेक्शन का। और जो रेडिएशन हो रहा है ना वो कौन से एरिया से हो रहा है मोस्टली? सिलेंडर का सरफेस एरिया। इस वाले से। एक्चुअली इससे भी हो रहा होता है, लेकिन आगे पीछे तो वायर कनेक्टेड होते हैं तो ये वाला एरिया ओपन नहीं होता मोस्टली। किससे? जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो यहाँ पर ये कौन सा एरिया है? कर्व्ड सरफेस। ठीक है, अच्छा, आपने दूसरा एरिया अपना सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके लिए लेने बोला? ओके सर। कर्व्ड सरफेस एरिया बोला, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो आई विल राइट आई मैक्स स्क्वायर इंटू रो एल बाई क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है बच्चों सर्कल का? पाई आर IR स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई सिग्मा। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का? भूल गए? 2 पाई आर एल इनटू टी की पावर 4। तो बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, मुझे सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? आई मैक्स, जो करंट मैक्सिमम फ्लो हो सकता है। भाई हर एक मटेरियल का मेल्टिंग टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही होता है, तो वो तो मैं ऐसे चेंज करूंगा नहीं, ठीक है। आयरन का बना रहा हूं तो आयरन का ही होगा। तो आई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। ये तुम्हें ध्यान रखना है। समझ में आया? कितना मोटा आप फ्यूज वायर बनाओगे उससे डिपेंड करेगा कि वो किस करंट पर मेल्ट होगा। ओके, और आई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, दैट्स इट। अगर आपने रेडियस 8 टाइम्स करी तो मेल्टिंग करंट 4 टाइम्स होगा। क्या ये समझ में आया? यस सर। सही बोला मैंने ये? नहीं नहीं नहीं, सही नहीं बोला मैंने। लिख के करते हैं अभी इसको। आई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। अगर मैंने रेडियस 4 टाइम्स करी तो 4 क्यूब कितने टाइम्स हो गया? 4 का 8 क्यूब टाइम्स हुआ ना सर। 64 का रूट करंट जो है 8 टाइम्स हो हाँ, जाएगा। 8 पहले मैंने, टाइम्स। हाँ पहले मैंने उल्टा बोला था ना, 8 कुछ बोला था। कोई बात नहीं, लिख के कर लेंगे नेक्स्ट पेज पे, इसको ठीक से लिख लो। सर, हाँ आपने जो पी रेडिएटेड लिया है उसमें आपने बोला कि हम लोग टीएस को इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज टी ऑफ द सिलेंडर काफी हाई हो जाएगा। हाँ, पर अगर ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा तो वो पूरा यूज करेंगे ना हम लोग। ऐसा होगा नहीं कभी, मेटल के होते हैं सब ये फ्यूज वायर। ऐसे थोड़ी ठीक है कम सर। टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा, रूम टेम्परेचर के आसपास मेल्ट नहीं होगा। ओके सर। हाँ 20-25 डिग्री पे थोड़ी होगा ये कोई मेल्ट, ये मेल्ट होगा 400-500 डिग्री पे जाके। ठीक है सर। ओके, सर जो पी रेडिएटेड का फॉर्मूला है उसमें हमें निग्लेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि उसका टर्म आता नहीं है पी रेडिएटेड के फॉर्मूले में। T4 माइनस टीएस वाला आता है। एक्चुअली फिर वो टीएस वाला इधर लिखना चाहिए ना, इनकमिंग में लाके तो लिखना चाहिए ना मुझे, अच्छा हाँ, इनकमिंग है में। ना। हाँ सर। इनकमिंग में वो लिखना चाहिए, तो मैं वो इग्नोर कर रहा हूँ, इनकमिंग में भी तो इग्नोर ही कर रहा हूँ, ओके सर। है और ना। सर वो आई मैक्स क्या है बता सकते हो वापस? Imax is the maximum temperature up to which this will not melt. ओके सर। द मैक्सिमम करंट ना। हाँ, मैक्सिमम करंट अप टू विच इट विल नॉट मेल्ट, या कोई Okay. बोले इट इज द मिनिमम करंट एट विच इट विल मेल्ट, इट विल स्टार्ट टू मेल्ट। ओके, तो बोथ Okay, आर sir. द सेम थिंग, ठीक है।
तो दिस इज द मैक्सिमम सेफेस्ट करंट बेसिकली, मैक्सिमम सेफ करंट। इस करंट तक ये मेल्ट नहीं करेगा, इसके बाद ये मेल्ट कर जाएगा। Sir, I maximum is where I is maximum at The when I temperature. maximum is maximum safest current. सर IMAX का स्क्वायर। Yes. तो हर एक फ्यूज पर ना एक रेटिंग रहती है जिस पर वो मेल्ट हो जाएगा। 2 मिनट को। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, मुझे लगा लिख लिया। Sir, like is the statement incomplete melts and protects circuit from? Current greater than Imax. किसी सर्किट में अगर फ्यूज लगा है तो उस सर्किट में करंट एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकते। ओके, यस सर। ठीक है। देखो मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से दिस इज अ फ्यूज एंड इट इज राइट नाउ एट, इनिशियली इट इज एट, करंट की वैल्यू भी 0 है और टेम्परेचर की वैल्यू भी 0 है। 0 मतलब सराउंडिंग में कुछ है ही नहीं, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, लेट्स से इसके पास करंट भी 0 है और टेम्परेचर भी 0 है, देयर इज नो सराउंडिंग, सराउंडिंग तो है ही, सराउंडिंग भी 0 है। ओके, तो अगर आपने करंट इंक्रीज किया, मान लो आपने 1 एम्पियर का करंट भेजा, तो अब बच्चों क्या ज्यादा हो गया? इनकमिंग ज्यादा हो गया कि नहीं? इनकमिंग तो आगे इसको हीट मिलने लग गई, तो क्या होगा? इट विल स्टार्ट टू हीट अप। Radiate. इसका रेडिएशन। रेडिएशन नहीं, पहले इसको इनकमिंग है, इनकमिंग तो आ गई, और आउटगोइंग अभी कितनी है? 0। 0 है। तो अगर इनकमिंग ज्यादा है आउटगोइंग से तो क्या होगा? टेम्परेचर टेम्परेचर विल बढ़ जाएगा। इंक्रीज, स्टार्ट टू इंक्रीज। तो 1 एम्पियर पर मान लो इसका टेम्परेचर जब 10 केल्विन पे पहुंच गया, तब जाके इनकमिंग क्या हो गई? इक्वल टू आउटगोइंग हो गई। समझ में आ रही है बात? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या आ जाएगी? आउटगोइंग आ जाएगी, ई सिग्मा ए टी रेज़ टू पावर 4। करंट से क्या है? इनकमिंग कितनी? आई स्क्वायर आर। तो टेम्परेचर बढ़ा तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग हो गई। अब अगर 1 एम्पियर करंट आता रहे, क्या टेम्परेचर और बढ़ेगा? नो सर। नहीं, जितना आ रहा है उतना जा रहा है। फिर आपने टेम्परेचर बढ़ा के 5 एम्पियर कर दिया, अब फिर से इनकमिंग क्या हो गई? मोर देन आउटगोइंग। डेफिनेटली मोर देन आउटगोइंग हो गई।
फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब मान लो 5 एम्पियर था, तो अब जाके ये टेम्परेचर आपका 25 केल्विन या और बड़ा, लेट्स से 50 केल्विन पे जाके फिर से इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग हो गई। फिर से टेम्परेचर क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा इतने पे। समझ रहे हो या नहीं? तो ऐसे जाते 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 लेट्स से इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है 500 केल्विन, ठीक है, और 500 केल्विन पर हमारा लेट्स से 50 एम्पियर करंट पर क्या आ गया, स्टेडी स्टेट। ये होता है स्टेडी स्टेट, जब टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था, जब टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था, स्टेडी स्टेट आ गया। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस फ्यूज प्रोटेक्ट्स द सर्किट अप टू अ करंट ऑफ 50 एम्पियर। क्योंकि अगर करंट इससे ज्यादा आया तो क्या होगा, मेल्टिंग स्टार्ट। 51 एम्पियर आया, टेम्परेचर इससे ऊपर जाने की कोशिश करेगा और इट विल मेल्ट। गॉट इट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो वर्किंग समझ में आना जरूरी है। तो व्हाट इज दैट that the current at which it will reach its melting point, that is the maximum current at which this circuit can work. Actually उस current पर भी वो melt होना शुरू हो जाएगा। Is that clear? यस सर। ठीक है, Yes, उस करंट पर भी वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो उस करंट से कम तक द सर्किट विल कीप ऑन वर्किंग। 49.99 तक द सर्किट विल कीप ऑन वर्किंग, लेकिन उसे डे टू डे लैंग्वेज में हम 50 ही बोल देते हैं। ओके, Sir, you're writing, sir. Just a minute. क्या बेटा? Sir, you're writing. जो लिखा था, हाँ. अरे क्वेश्चन करते हैं ना। सर वो लिखना नहीं है ना? नहीं नहीं, उसको नहीं लिखना, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, a copper wire of radius r is used as a fuse of rating 20 एम्पियर। ठीक है, तो अब इसका मतलब तुम समझ जाओ, इस फ्यूज की रेटिंग अगर 20 एम्पियर है तो 20 एम्पियर पे मेल्ट होता है। ओके, इफ द रेडियस इज increased by 300%, calculate the new rating of wire fuse। तो 16 सर 160।
तो 160 आ गया। I1 by I2 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू R1 by R2 का क्यूब। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्योंकि मैंने लिख रखा है I स्क्वायर इज इक्वल टू R क्यूब। Here R is the radius, not the resistance. ठीक है, तो क्या किया जाए, 20 बाई I2 का क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस इज इंक्रीज्ड बाई 300%। तो अगर इनिशियली R थी तो 300% इंक्रीज के बाद कितना हो PR जाएगी? 4R। ये अच्छा हाँ सबको सॉरी पता है सर क्लास 4 में। आवर। ठीक है, R का 1% कितना होता है? 0.01 R। R का 5% कितना होता है? 0.05 R। R का 60% कितना होता है? 0.6 R। R का 100% कितना होता है? R। तो R का 300% कितना होगा? 3R। तो 300% से इंक्रीज किया है बाई, तो ये हो गया 4R। ओके, ठीक है। तो ये वाली कैलकुलेशन गलत हो जाती है लोगों से, इसलिए मैं पूरी करके दिखा रहा हूँ। I2 की वैल्यू आ रही है मेरी 160 एम्पियर। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, तो मोर ऑफ कि भाई फॉर्मूला याद नहीं होता, अगर फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर भी एक और पूछ लेते हैं। हटाऊं इसको? एक सेकेंड क्वेश्चन है। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं? A fuse wire of rating 12 ampere is stretched to 9 times the original length. Calculate new rating of wire. Calculate its new rating. चलो, सर रूट में आंसर आ रहा है।
रूट में आ सकते हैं आंसर, हाँ बिल्कुल। थर्टी सिक्स रूट 3 आ रहा है। तो 4/√3। सर मुझे 4 आया उसमें। कैसे करा जाए? हाँ, अगर आप किसी भी वायर को लेते हो जिसकी लेंथ एल है और रेडियस आर है, और उसको कितने टाइम स्ट्रेच कर रहे हो आप? 9 टाइम स्ट्रेच कर दिया, 9L कर दिया, तो नई रेडियस कितनी होगी? R/3 कैसे निकालोगे? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट करके, पाई आर स्क्वायर एल इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर डैश स्क्वायर 9L. ओके, तो दैट विल गिव आर डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 9 एंड दैट विल गिव यू आर डैश इज इक्वल्स टू आर बाई 3. तो पहला स्टेप सबको आना चाहिए, ठीक है, और दूसरा स्टेप तो वही पुराना क्या। अच्छा, लेंथ पर कोई असर नहीं है, ठीक है, ये तुमने देख लिया हो फॉर्मूले में, लेंथ कट गया था जब हम कैलकुलेशंस कर रहे थे, लेंथ वाला टर्म कट जाता है, ठीक है, तो लेंथ पर कोई डजंट मैटर, ठीक है, लेंथ इंक्रीज करने से जो रेडियस कम हो गई दैट मैटर्स. तो I1 स्क्वायर अपॉन I2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, दैट इज R क्यूब अपॉन R बाई 3 का क्यूब. तो इस बार हम फंस जाएंगे क्योंकि आ जाएगा 20, 4/√3 आता है। हाँ 27/1 आ जाएगा ये, और जब अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो I1 बाई I2 विल बी 3√3:1. इज दैट ओके? तो I2 जो है मेरा वो आ रहा है I1 अपॉन 3√3. I1 कितना है? 12 अपॉन 3√3. ये पूरी तरह नहीं कटा, 3 से 3 कट जाएगा पर 4/√3 बच जाएगा. इज दैट ओके टू एवरीवन? ठीक है, नोट डाउन कर लो. सर पाई आर स्क्वायर इनटू एल ऐसे इक्वेट कैसे किया सर? सर क्या बोल रहे थे? सर पाई आर स्क्वायर इनटू एल ऐसे इक्वेट कैसे किया सर आपने? वॉल्यूम ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ. क्रॉस सेक्शन एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ. तो जब भी आप किसी चीज को स्ट्रेच कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं मानोगे जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो. ओके, लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम होके द टोटल वॉल्यूम विल रिमेन सेम. इनिशियल वॉल्यूम विल रिमेन इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम. आई बात समझ में?
Yes, okay, sir. है ना, पाई नई रेडियस का स्क्वायर इनटू नई लेंथ। ओके, ठीक। तो ये हो जाएगा एज लॉन्ग एज तुमको ये याद रह जाए कि आई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये मुश्किल है क्योंकि v इक्वल्स टू आई आर के चक्कर में ना वो वाला आर दिमाग में घुसा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए एक आध बार प्रूफ कर लेना, तब डेफिनेटली याद रहेगा। ये हो गया हमारा। टाइम कितना बचा है? टाइम बचा है थोड़ा सा, तो एक काम करते हैं, एक चीज और करनी हमारी रह गई है बीच में, विच इज थर्मल एक्सपेंशन। हेडिंग डालो, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इट इज बेसिकली इंक्रीज इन dimensions of an object due to heating। जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच एनर्जी ज्यादा होती है, इंक्रीज होती है, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ज्यादा जोर से पुश करते हैं, तो थोड़ा सा गैप इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, इंक्रीज हो सकता है से मतलब है कि लेट्स से वी हैव अ सॉलिड ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है, और इसको मैंने हीट किया, इसको मैंने क्यू एनर्जी दी, तो ऐसा करने पर देयर इज अ चांस कि थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में इसके लीनियर डायमेंशंस इंक्रीज हो जाए। मतलब मैंने तो बहुत ज्यादा इंक्रीज करके दिखा दिया, पर तुम समझ जाना बात। ठीक है, दिस इंक्रीज इज यूजुअली लेस देन 2, 4, 5%, बट पहले ये इतना था और अब ये थोड़ा सा पहले से बड़ा हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो वी माइट हैव टू, पहले इसकी इनिशियल लेंथ मान लो L0 थी, तो इसकी न्यू लेंथ विल बी L0 प्लस डेल्टा L। ओके, थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज हो गया। अगर पहले इसका सरफेस एरिया या टॉप का एरिया A0 था, तो हो सकता है अब जो है एरिया है वो A0 प्लस सम स्मॉल वैल्यू डेल्टा A हो जाए। ओके, और अगर पहले इसका टोटल वॉल्यूम V0 था, तो अब इसका टोटल वॉल्यूम विल बी V0 प्लस डेल्टा V। So when we heat something, the volume increases। ठीक है, ठीक है, द वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है? हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है। ये समझ लो कि द वॉल्यूम इंक्रीज या लेंथ इंक्रीज का मेन रीजन क्या है? द टेम्परेचर का इंक्रीज। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज द कॉज ऑफ वॉल्यूम और लेंथ और एरिया का इंक्रीमेंट। ठीक है, सो जब हम इक्वेशन लिखेंगे इसकी, तो एक चीज क्लियर है कि द चेंज इन लेंथ is directly proportional to initial length, and it is also directly proportional to the change in temperature, which means delta L is directly proportional to L0 into delta T। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है। डेल्टा एल का जो फॉर्मूला है बच्चों, जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, तो यहाँ पर ये क्या था? यहाँ पर अल्फा वाज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यहाँ पर अल्फा वाज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, पर अब इट विल बी L0 अल्फा डेल्टा टी। बाई चांस बच्चों, बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट भी अल्फा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होने का।
सिर्फ लेंथ के लिए ही ये कंफ्यूजन है अपेरेंटली। लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करनी है व्हाट इज द चेंज इन लेंथ, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इनिशियल लेंथ विद कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी। सर हाँ एक सेकेंड, और एक सेकेंड। अगर आपको एरिया का चेंज निकालना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इनिशियल एरिया इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन बीटा इनटू डेल्टा टी। और अगर आपको वॉल्यूम का चेंज निकालना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इनिशियल वॉल्यूम इनटू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी। यहां पर हमने अल्फा बीटा और गामा के बारे में समझना है कि अल्फा बीटा और गामा दीज आर कोएफिशिएंट्स ऑफ, तीन तरह के हो गए, लीनियर, एरियल, एरियल को सुपरफिशियल बोलते हैं, एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो तीनों कांस्टेंट्स हैं, तीनों अपने को गिवन होंगे, हमें कभी इनकी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं। ये किस पर डिपेंड करेगी इनकी वैल्यू? इनकी वैल्यू डिपेंड करेगी हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। मतलब आयरन के लिए अलग, कॉपर के लिए अलग, मेटल्स के लिए अलग, नॉन मेटल्स के लिए अलग। ओके, हाँ बेटा अब बोलो। सर मैं वही पूछने वाली थी क्या? कि वो कोएफिशिएंट सबके सेम रहेंगे कि मटेरियल पे डिपेंड करे? तुमको पता तो होगा ही अलग अलग रहेंगे, नहीं? सर मतलब मुझे लगा था तो कई बार स्टेटमेंट खत्म तो करने दिया करो, कई बार मैं बोल रहा हूँ तो यस सर। बोल ही दूंगा, ठीक है? एनीवे नो प्रॉब्लम, लिख लो इसको, ठीक है? सर हाँ सर आप वो रीजन बता सकते हो डेल्टा एल को आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट क्यों कहा? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास कोई रीजन नहीं है। छोटी चीज का एक्सपेंशन कम हुआ, बड़ी चीज का एक्सपेंशन ज्यादा हुआ, ओके सर, हाँ है ना? तो मेरे को ये समझ में आया कि भाई जो चेंज इन लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ पे तो डिपेंड करेगा ही। अब छोटी सी चीज को आप हीट करोगे तो वो 5 मीटर लंबी नहीं हो जाएगी, यस ठीक है? सर। लेकिन ट्रेन की लंबी लंबी रेल्स होती है, उनको हीट करते हो तो उनका लेंथ एक्सपेंशन हो सकता है। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करोगे उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा। ओके, तो दोनों की प्रोपोर्शनल है। यस सर। तो आपने बोला ये कोएफिशिएंट के वैल्यूज गिवन होंगे ना? गिवन होंगे ही, एक दूसरे के टर्म में निकाल सकते हैं हम। जैसे अल्फा गिवन है और बीटा चाहिए तो डबल कर लो, अल्फा गिवन है और गामा चाहिए तो ट्रिपल कर लो। अभी नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। ओके। हाँ हो गया। So what do you mean by linear, superficial and volume expansion? लीनियर मतलब तो लेंथ का एक्सपेंशन, और सुपरफिशियल का मतलब होता है बनावटी, राइट? तो कई बार सुपरफिशियल इज अ टर्म यूज जिसमें हम बोलते हैं कि किसी चीज को बाहर बाहर से चेंज कर दिया, समझ रहे हो? सरफेस पर चेंज कर दिया, अंदर इट इज स्टिल Yes, द सेम। that is for area, right? हाँ, तो सुपरफिशियल इज फॉर एरिया, ओके? लीनियर इज फॉर लेंथ, सुपरफिशियल इज फॉर एरिया, एंड वॉल्यूम तो वॉल्यूम है। Sir, a change in length is proportional to change in temperature. आपने ऐसे स्टेटमेंट दिया कि इधर डिटरमाइन नहीं, किया इट है? वाज फाउंड प्रैक्टिकली कि अगर statement. टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं तो लेंथ चेंज नहीं हो रही है। टेम्परेचर 10 डिग्री से चेंज किया तो अगर चेंज 1 सेंटीमीटर का आया, तो जब टेम्परेचर 20 डिग्री से चेंज किया तो चेंज 2 सेंटीमीटर का आ गया। तो हमको समझ में आ गया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है। ओके, ये दोनों पहली तो प्रोपोर्शनल वाली चीजें होती हैं, यूजुअली सब प्रैक्टिकली होती है। जैसे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है, तो दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग जो हमें पता चली। फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मास निकाला। जैसे जो तुमने 10th में प्रोपोर्शनलिटी कम ही पढ़ी होती है, पर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i तो पढ़ाई होता है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलती है।
कोई चीज इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल कितना इंक्रीज हो रहा है। सर और वो कोएफिशिएंट्स वो सब देंगे ना कि कैलकुलेट करना पड़ेगा? कोएफिशिएंट आपको देंगे या फिर बाकी सब कुछ देंगे और अल्फा पूछेंगे। ओके सर मुझे मेल्टिंग ऑफ फ्यूज वायर में डाउट था सर। क्या बेटा? मेल्टिंग ऑफ फ्यूज वायर में। मेल्टिंग ऑफ फ्यूज बार में बोलो, यही तो है, ये रहा। हाँ सर, वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे क्या? सब डेंसिटी लेंथ सब सिग्मा वगैरह देके और फिर सॉल्व करना है सर? करंट पढ़ने के बाद, अभी नहीं। सॉरी सर। करंट वगैरह जब पढ़ लोगे ना हाँ तब फिर और चीजें भी गिवन हो सकती हैं, सर्किट के बारे में, उसकी रेजिस्टिविटी, सर सर कंडक्टिविटी। अभी ये चैप्टर के लिए सिर्फ वो लाइक आई मैक्स आर का रिलेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर? बस उतना इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन है पूरे मॉड्यूल में, उसी के लिए पढ़ाया है बस। ओके सर। ठीक है। और हाँ, और ज्यादा डेप्थ वाले क्वेश्चन फिर बाद में आएंगे सर जब ये plan 2 करें। क्वेश्चन तुमको आगे समझ में, तो इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ने वाली तुमको। ओके सर। ठीक है, ये 2 तुमको पर आने चाहिए। ओके, तो ये खुद से करना बिना देखे बाद में। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे थे? हाँ, तो हमें इतनी सी बात समझ में आई कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से चीजों के लेंथ, एरिया, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ प्लस कितना हो गया? चेंज इन लेंथ। तो द न्यू लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिटन एज L नॉट प्लस L नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो मैं कभी कभी डेल्टा एल की बात करूंगा तब मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा, कभी कभी टोटल लेंथ की बात करूंगा तो मैं ये लिखूंगा। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड ओवर दिस। दोबारा से लिख रहा हूं सफाई से। फाइनल एरिया जो होगा वो क्या होगा? इनिशियल एरिया प्लस चेंज इन एरिया ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। ये हो जाएगा ए नॉट प्लस ए नॉट अल्फा डेल्टा टी, विच इज फाइनल एरिया इज सर बीटा इनिशियल होगा ना? एरिया इंटू बीटा 1 सर। प्लस हो बीटा बीटा। होगा। अरे मैंने आज ही है ना दूसरे बैच में भी पढ़ा है, अकोला वाले में, और पाई गॉड उसमें भी यही मिस्टेक किया था, बीटा डेल्टा टी। ठीक है, और तीसरा जो है वो हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस डेल्टा वी, एंड दैट इज वी नॉट प्लस वी नॉट गामा डेल्टा टी। दैट मीन्स v is equals to v naught 1 plus gamma delta t. Got it? तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एक फॉर्मूला है चेंज निकालने का और दूसरा फॉर्मूला है टोटल वैल्यू निकालने का। देखने में सिमिलर है बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट। दिस इज फॉर चेंज एंड दिस इज ऑल्सो फॉर कैलकुलेटिंग चेंज। यहां पर फॉर आइसोमेट्रिक मटेरियल्स, आइसोमेट्रिक मतलब आइसोमेट्रिक मटेरियल्स मतलब जिनका 3D ज्योमेट्री जो है हर डायरेक्शन में आइडेंटिकल होती है। ठीक है, मतलब इन जनरल सभी मटेरियल्स की 3D ज्योमेट्री, जैसा x डायरेक्शन में स्ट्रक्चर है वैसा ही y में होता है, वैसा ही z में होता है। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक मटेरियल मतलब जो स्ट्रक्चर है, लैटिस स्ट्रक्चर, इज सेम फॉर x, y और z डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में जाओ एक जैसा लैटिस स्ट्रक्चर है। क्या तुम लोगों को कोई ऐसी चीज पता है जिसका अलग अलग डायरेक्शन में लैटिस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है? कौन? हाँ, लैटिस स्ट्रक्चर एटॉमिक लेवल पर स्ट्रक्चर का अलग अलग तुमको पढ़ाया गया है, एक मटेरियल ऐसा पढ़ाया गया होगा। कार्बन की 2 प्योर फॉर्म कौन कौन सी होती है? ग्रेफाइट या मिला डायमंड? ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड बहुत स्ट्रांग होता है और ग्रेफाइट बहुत वीक होता है, याद है? यस हाँ यस सर। सर। ग्रेफाइट में लेयर्स और फ्लेयर्स होती है,
एक प्लेन में एक्स वाई प्लेन में और जेड डायरेक्शन में सिर्फ क्या होते हैं, बहुत हल्की बॉन्डिंग होती है बिटवीन दीज लेयर्स। तो ग्रेफाइट में हर एक डायरेक्शन में स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता। सो अगर वैसा केस है तो अलग बात है, पर नॉर्मली वैसा केस नहीं होगा। और नॉर्मली आपको क्या करना है, अगर आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है समथिंग, तो आप बीटा को क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ अल्फा, और गामा को क्या लिख सकते हो, थ्राइस ऑफ अल्फा। इज दैट क्लियर? otherwise if something has different type of structure in xyz direction, तो आपको गामा के लिए वो क्या देगा, वो x डायरेक्शन का अल्फा, y डायरेक्शन का अल्फा और z डायरेक्शन का अल्फा अलग अलग देगा। ये कैलकुलेट करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो कैलकुलेशन आपको ये मिलेंगी वैल्यूज। इज दैट क्लियर? तो अल्फा अगर पता है तो बीटा भी निकाल सकते हैं, गामा भी निकाल सकते हैं। बीटा पता है तो अल्फा निकाल सकते हैं, सर गामा आप भी निकाल सकते आइसोमेट्रिक का एक बार रिपीट कर सकते हो या हैं। क्या? जब आइसोमेट्रिक के लिए क्या बोले वो रिपीट कर सकते हो? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज आइसोमेट्रिक टिल कोई मेंशन करे कुछ और। ठीक है सर हाँ, वो 3 times into alpha x plus alpha y into alpha z होगा ना? 3 times into alpha x plus alpha y plus alpha z नहीं, है। 3 times नहीं सर वो होगा। 3 टाइम्स है ना, क्योंकि हमने y फर्स्ट में तीनों का एक ही अल्फा है तो एक हाँ, 3 फर्स्ट टाइम्स। में तीनों का सेम अल्फा लेके हाँ, जोड़ दिया। ओके सर, समझा। ठीक है, ज्यादातर चीजों के लिए सेम ही होता है। सर हम्म, सर तो बीटा के लिए कोई और 2 एक्सिस होगा? हाँ, कोई और 2 एक्सिस होगा तो ओके देगा सर। आपको, है ना? हाँ सर। हो गया सर। सर आप रिपीट कर सकते आइसोमेरिक स्ट्रक्चर का अल्फा बीटा और गामा पे इफेक्ट क्या होगा सर? क्या बेटा? आइसोमेरिक स्ट्रक्चर का अल्फा बीटा गामा पे इफेक्ट क्या होगा सर? आइसोमेट्रिक मतलब सिमेट्रिकल, जो हर डायरेक्शन में एक जैसा है। तो अगर हर डायरेक्शन में एक जैसा है तो जिस फ्रैक्शन में x डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज होगी उसी फ्रैक्शन में y डायरेक्शन में होगी, उसी फ्रैक्शन में z डायरेक्शन में होगी। इज दैट क्लियर? ओके सर। हाँ, और अगर आइसोमेट्रिक नहीं है तो वो हर डायरेक्शन का अल्फा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, x में इतना, y में इतना, z में इतना। ओके यस सर, और ये वैल्यूज बीटा और गामा ये गिवन रैंडम वैल्यूज है? नहीं, रैंडम वैल्यू क्या है? अल्फा का डबल है, अल्फा का ट्रिपल। भाई वन एवरी डायमेंशन में, स्ट्रक्चर के लिए ऐसा नहीं वन है डायमेंशन में अल्फा तो 2 डायमेंशन में 2 अल्फा, 3 डायमेंशन में 3 अल्फा। क्या कंफ्यूजन आ रहा है इसमें? सर, बट फॉर एवरी मटेरियल वैसा नहीं है ना, ये एग्जांपल दिया। बेटा एक ही बात कितनी बार तुम लोग रिपीट करवाते हो? 99% मटेरियल ऐसे ही है, अगर कुछ और होगा तो गिवन होगा। ओके सर। कितनी बार तो बोल दिया एक ही बात को। ठीक है, यस सर। चलो और बात कर लेते हैं इस पे, तुम कन्विंस नहीं हुआ लग रहा है। रुको, लेट्स से ये कोई मटेरियल है, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसमें साइड ए है, विड्थ बी है, हाइट सी है, और इसका मुझे सिर्फ अल्फा गिवन है, अल्फा इज गिवन। ओके, तो मैं सिर्फ क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ बच्चों, कि लेंथ कितना कितना इंक्रीज हुई। ओके, तो अब मैंने डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ाया, तो बताओ कितनी कितनी लेंथ हो जाएंगी तीनों? एल नॉट प्लस डेल्टा है। ये हो जाएगी A1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये हो जाएगी B1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और ये हाइट हो जाएगी C1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। अब अगर कोई बोले नया वॉल्यूम निकालो, पहला का वॉल्यूम कितना होगा? ABC। ये भी सही। गॉट इट? अब सेकंड का वॉल्यूम कितना होगा? ABC ABC 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा डेल्टा। सब मल्टीप्लाई होगा ना? मैं भी कर ही रहा हूँ, इंटू डेल्टा टी।
नहीं नहीं नहीं, अब तो ये ABC हाँ ये इतना आसान नहीं क्यूब होगा, ऐसे नहीं लिख पाऊंगा मैं, मेरे को लिखना पड़ेगा एक्चुअली। ए बी सी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। गॉट इट? अब सुनो ध्यान से, इस चीज को मैं लिख सकता हूं ए बी सी इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, एज लॉन्ग एज इनकी वैल्यू स्मॉल हो, जो कि होती है। वो जब आप बाइनोमियल जब एक्सपोनेंशियल। आप हाँ जब आप किसी चीज को हीट करते हो तो उसका लेंथ डबल नहीं हो जाती, उसका लेंथ 1%, 2%, 3% ऐसे छोटे छोटे इंक्रीमेंट होते हैं। ओके, तो तो गामा डेल्टा टी हो जाएगा। अगर ये इनिशियल वॉल्यूम था, ध्यान से देखो, अब ये इनिशियल वॉल्यूम था, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि फाइनल वॉल्यूम इज वी नॉट 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी? समझ में आ रहा है? और फिर क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ मेरे ओरिजिनल फॉर्मूले से, वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी? और अब मैं सिर्फ कंपैरिजन से क्या प्रूव कर रहा हूँ कि गामा गामा इज इक्वल टू 3 गॉट इट? यस सर। किसको डांट लगाई थी मैंने? उसी के लिए बताया वैसे। गामा 3 अल्फा होगा और बीटा 2 अल्फा होगा। वी कैन प्रूव दिस, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज प्रूवेबल, ठीक है, बट कुछ चीजें इजीली याद रखा करो, ठीक है। 1D के लिए अगर आपको गिवन है तो 2D के लिए उसका डबल करना है, 3D के लिए उसका ट्रिपल करना है। ओके, चलो आगे चले, ये लिखना है लिख लो उसको, चलो ठीक है। डन? यस सर, डन यस सर। चलो आज हम फॉर्मूले पे ही रख देते हैं, इस पर अपन प्रैक्टिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ओके सर, बाय सर। ठीक है, चलो सर बाय सेकंड बच्चों। सर। हाँ मेरे हाँ, सर आराम से लिखो, ठीक है। एवरीवन एल्स बाय बाय, ठीक है। अब वो टेलीग्राम वाला ऐड ज्वाइन कर लेना, ठीक है, उस पर भी भेज दिया करूंगा। बाय सर। बाय सर। बाय 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 सर, थैंक यू सर। बाय बाय बेटा, सर, थैंक यू सर। बाय बेटा। बाय सर, थैंक यू। बाय, हो गया सबका सब? सर चेंज इन टेम्परेचर में ए का A1 प्लस अल्फा चेंज इन टी कैसे हुआ सर? कहाँ पर? सर ने A1 प्लस अल्फा चेंज इन टी कैसे डिराइव किया सर? ये तो उससे आया ना, लेंथ के फॉर्मूले से, L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी से। न्यू लेंथ विल बी ओरिजिनल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये वाला ओके formula। सर, यस सर। ओके ये कहाँ गया, ये वाला सबसे ऊपर जो लिखा है, ये वाले से। यस ओके, सर, गॉट इट सर, थैंक यू सर। बाय बेटा।